नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए अगस्त के 3rd वीक में जो करंट अफेयर बने हैं उनको लेकर आ गया हूं, जिसमें मैं मेनली कवर कर रहा हूँगा स्टेट न्यूज़, मिसलेनियस, अवार्ड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को इस वीडियो में। और ये सारे क्वेश्चन आपके वनडे एग्ज़ाम, इन सभी जो भी आपके वनडे और मल्टीपल डेज वाले एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपको बेनिफिट देंगे, जहां पर करंट अफेयर आपसे पूछा जाता है। अगर अगस्त के महीने में जो भी करंट अफेयर पूछा जाएगा 3rd वीक से, तो वो इसी वीडियो से आपको मिल जाएगा। और ऐसा पिछले एग्ज़ामों में हमने देखा भी है, जैसे कि अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, वहाँ पर भी मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं डायरेक्टली। इसी तरीके से यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपसे उम्मीद करूंगा कि पूरी वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको बेनिफिट भी पूरा मिल पाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात होगी स्टेट न्यूज़ की। जो भी स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बना है उनकी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने दही हांडी को एक ऑफिशियल स्पोर्ट्स के रूप में अनाउंस किया है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा महाराष्ट्र। और भी अलग अलग तरीकों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। आपको बता दूं, जिस प्रकार से दूसरे गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर्स होते हैं उनको जो बेनिफिट मिलता है, उसी प्रकार का बेनिफिट दही हांडी में पार्टिसिपेट करने वाले गोविंदा, जो नीचे सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, उन सभी को मिलेगा। मतलब कि सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन से लेकर इंश्योरेंस तक की सुविधा यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये प्रोवाइड कराई गई है। इसमें आपको बता दूं, महाराष्ट्र सरकार ने 10 लाख रुपया लाइफ इंश्योरेंस, अगर ये गेम खेलते वक्त, ये जो पूरी स्ट्रक्चर बनाते वक्त अगर उनको मतलब लाइफ की दिक्कत हो जाए तो उस टाइम पर सरकार 10 लाख की मदद, और अगर हैंडीकैप हो जाता है कोई भी गोविंदा तो उसको 5 लाख का इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाएगा सरकार के द्वारा। तो याद रखिएगा। और साथ साथ इनको सरकारी नौकरियों में मैंने आपको बता ही दिया कि रिजर्वेशन होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के जो इस समय पर चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे जी, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया है। और जन्माष्टमी का समय चल रहा है, इसीलिए इस न्यूज़ को सबसे पहले यहाँ पर कवर किया गया है। याद रखिएगा महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी के द्वारा अनाउंसमेंट हुआ है। लागू होने में अभी समय लगेगा, लेकिन अनाउंसमेंट हो चुका है, तो सिंपल सी बात है, बहुत जल्द लागू हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है BRO का मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर, जो हमारी बॉर्डर लाइन है, वहाँ पर इस कंपनी के माध्यम से, मतलब इस जो कंपनी है, ये कंपनी मोस्टली उस जगहों पर रोड डेवलपमेंट का काम करती है जो बहुत ज़्यादा टिपिकल जगह है बॉर्डर से रिलेटेड। आपको बता दूं, ये कहाँ काम करते हैं तो चाइना, नेपाल, म्यांमार कह रहा हूँ, भूटान और पाकिस्तान, इन मेनली जगहों पर ये रोड को डेवलप करती है। आपको बताऊं कि इन्होंने स्टील स्टैग रोड को डेवलप कर दिया है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। और ये पहली स्टील स्टैग रोड है, याद रखिएगा। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या भारत में इससे पहले कभी कोई स्टील रोड बनी है? तो मैं आपको बता दूं, भारत के सूरत में, आपको बताऊं गुजरात के सूरत में ऑलरेडी एक ट्रायल के पर्सपेक्टिव से अप्रॉक्सीमेटली एक रोड डेवलप की गई, जिसमें उसमें वेस्ट स्टील का यूज़ किया गया था। तो ऑलरेडी एक बार ट्रायल के लिए बनाई जा चुकी थी, लेकिन प्रॉपर रोड अभी तक डेवलप नहीं हुई है। अब इन्होंने एक रोड डेवलप की है स्टील से बनी हुई, जो कि अरुणाचल प्रदेश में की है। तो आप इसको कह सकते हैं कि प्रॉपर रोड डेवलप की है। किसने की है? तो BRO ने की है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने की है। कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश में की है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। यहाँ पर BRO की बात करें, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसको फाउंड किया गया था 1960 में। कब? 1960 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसके इस समय पर DG हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। याद रखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत सारे क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली में एनटीपीसी एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ पर आए हैं, 2 दिन हो चुके हैं एग्ज़ाम के, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो मेरे द्वारा पढ़ाए गए वो आए हैं। 2022 का जो करंट अफेयर मैंने पढ़ाया है इस चैनल पर, वहाँ से बहुत क्वेश्चन डायरेक्टली आपको मिल रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगर आप एनटीपीसी और साथ साथ रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो। एनटीपीसी का तो हो गया है, रेलवे ग्रुप डी की बात कर रहा था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गोवा पहला एक ऐसा स्टेट बना है। कैसा स्टेट? देखिए, भारत सरकार ने 2019 में ये प्रण लिया, मतलब ये काम करने की सोची कि अब हम हर गांव में, हर शहर में तो ऑलमोस्ट हो ही चुका था, लेकिन गांव में भी जल को, मतलब नल से जल को कनेक्ट कर देंगे। मतलब सभी घरों में, गांव के सभी घरों में नल लगा देंगे। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि काम प्रोसेस से चल रहा था। भारत सरकार ने एक टारगेट भी सेट कर लिया कि 2024 तक हम ये कार्य कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। 2019 से इस काम को स्टार्ट किया गया और 2024 तक ये माना गया कि हम पूरे 100% गाँव को कनेक्ट कर देंगे जल से। लेकिन अभी तक जो प्रोसेस चल रहा है, आपने अभी मध्य प्रदेश का भी एक डिस्ट्रिक्ट सुना होगा जो कि पूरी तरीके से जल से कनेक्ट हो चुका है, जल नल से कनेक्ट हो चुका है। लेकिन गोवा एक पहला ऐसा स्टेट बना जिसने अपने पूरे के पूरे घरों को जल से नल से कनेक्ट कर दिया, जिसमें भारत सरकार के द्वारा पीने वाला पानी पहुंचाया जाता है सभी घरों में। ठीक है, पहला स्टेट पर कौन सा बना? गोवा। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या यूनियन टेरिटरीज में कोई पहला यूनियन टेरिटरी है जहां पर काम कंप्लीट हो चुका है, तो आपको बता दूं, बिल्कुल दादर नगर हवेली एंड दमन द्वीप ये पहली यूनियन टेरिटरी बनी है जहां पर हर घर जल से, नल से कनेक्ट हो चुका है। आपको याद रखना है, इसीलिए कह रहे हैं कि हर घर जल सर्टिफाइड कौन सा स्टेट बन चुका है, तो गोवा। और कौन सा यूनियन टेरिटरी बन चुका है, तो आंसर हो जाएगा दादर नगर हवेली एंड दमन द्वीप। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, अरविंद केजरीवाल बहुत ज़्यादा अपने आप को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो भारत के भावी प्रधानमंत्री होंगे। मुझे इस न्यूज़ से समझ आता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, आपको बता दूं, दिल्ली में चीफ मिनिस्टर के पद पर काम कर रहे हैं। इनकी आम आदमी पार्टी है, मतलब आम आदमी पार्टी को ये कहीं ना कहीं लीड करते हैं, हेड है। और आम आदमी पार्टी पंजाब में अपने आप को स्टेबल कर पाई। अब इनका टारगेट गुजरात है और साथ साथ प्रधानमंत्री की जो पोस्ट है वो भी इनका टारगेट बना हुआ है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने, आपको याद रखना है कि मेक इंडिया नंबर 1 मिशन को लॉन्च किया। अब इसके अंतर्गत कर क्या रहे हैं ये? तो जो भी काम इन्होंने दिल्ली में किए हैं उसी कामों को ये प्रमोट कर रहे हैं। बहुत सारे काम दिल्ली में नहीं हुए उनको भी प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि शिक्षा को लेकर इन्होंने दिल्ली के स्कूलों को बहुत प्रमोट किया है। साथ साथ वो इसमें ये जो मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन में भी स्कूलों को प्रमोट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो स्कूली शिक्षा है बच्चों को मुफ्त मिलनी चाहिए, क्वालिटी वाली। उसके बाद दूसरी चीज़, ये हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं। जिस प्रकार से दिल्ली में इन्होंने काम किया हेल्थ से रिलेटेड, उसी को कह रहे हैं कि पूरे भारत देश में ऐसा होना चाहिए अगर भारत को नंबर 1 बनना है तो। और साथ साथ किसानों को सब्सिडाइज सामान मिलने चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ों को ये कह रहे हैं कि अगर भारत को नंबर 1 होना है तो ये सब काम होने चाहिए। उसको इनकी सरकार प्रमोट करने की, अपने यहाँ पर जहाँ इनकी सरकार है वहाँ पर प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, और कोशिश कर रही है कि दूसरी सरकारें भी प्रमोट करें। जिस प्रकार से अभी आपने सुना होगा न्यूज़ कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री बने हैं उन्होंने दिल्ली के मॉडल की तारीफ़ की है, शिक्षा मॉडल की तारीफ़ की है। उसको लेकर ये जगह जगह प्रचार प्रसार कर भी रहे हैं, और सही भी है। चलिए जो भी है, लेकिन आपको बता दूं दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन को ये लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैं अभी इसको एक चीज़ से लिंक करूँगा। क्योंकि महाराष्ट्र की एक जगह है नागपुर में डबल डेकर ब्रिज बनाया गया था। वहाँ पर आपको बता दूँ वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ब्रिज था, उसमें गिनीज रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हुआ। ठीक है,
लेकिन आपको बताऊं अब इस समय पर क्या हुआ, इस समय पर ही महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में एक डबल डेकर बस को लॉन्च किया गया। किसको? डबल डेकर बस को लॉन्च किया गया। याद रखिएगा इस समय पर जो ये लॉन्चिंग हुई वो नितिन गडकरी जी के द्वारा की गई। डबल डेकर ब्रिज लॉन्च हुआ, उसी के साथ साथ इसको भी याद रखना डबल डेकर बस लॉन्च हुई। नितिन गडकरी जी क्यों लॉन्च कर रहे हैं? क्योंकि ये इस समय पर हमारे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। कौन है? यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे तो यकीन मानिए ये जो आपको मिनिस्टर्स पढ़ने पड़ते हैं, चीफ मिनिस्टर्स पढ़ने पड़ते हैं, वो नहीं पढ़ने पड़ेंगे, आपको ऑलरेडी याद रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर नितिन गडकरी जी ने क्या लॉन्च की है? डबल डेकर बस को लॉन्च की है, जिसका नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो स्विच EIV 2022 रखा गया। मेन इनका कहना यह है कि जो पॉल्यूशन है उसमें कंट्रोल करने में ये मदद भी करेगी। ठीक है, महाराष्ट्र की मैंने आपको बात बता ही दी। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई और नागपुर है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं जो कि शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। आगे बात करें तो ये सारी सुविधाएं हैं, क्वालिटीज़ हैं जो इस बस में अवेलेबल होंगी, आप देख पाएंगे। ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक एज यूजुअल मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मेघालय में सेकंड एडिशन दूसरे नंबर का नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अच्छा, दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है, ये दूसरे नंबर का है तो मतलब पहला भी हुआ होगा। कहाँ हुआ है? तो मैं आपको बता दूं, पहला मणिपुर में ऑर्गेनाइज कराया गया था 2018 में। कब? 2018 में मणिपुर में ऑर्गेनाइज कराया जा चुका है। अब ये सेकंड एडिशन है जो कि मेघालय की कैपिटल शिलोंग में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। उम्मीद है आपको याद हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए। सेकंड एडिशन ऑर्गेनाइज हो रहा है। 4000 नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट से 4000 खिलाड़ी यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 7 सिस्टर्स प्लस जो सिक्किम राज्य है उनके सभी खिलाड़ी यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। टोटल 4000 खिलाड़ी हैं। ठीक है, मेघालय की बात करें तो इसकी कैपिटल शिलोंग है। सत्यपाल मलिक गवर्नर हैं और ये मेघालय के गवर्नर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। कॉर्नाड संगमा चीफ मिनिस्टर के पद पर काम कर रहे हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। वैसे आप सोच रहे होंगे ये क्या है, मतलब ड्रोन का यहाँ पे लिख रखा पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इससे पहले तो हमने सुना था कि हिमाचल प्रदेश में भी ड्रोन का कुछ अपडेट हुआ। बिल्कुल हुआ। हिमाचल प्रदेश में ड्रोन का अपडेट ये हुआ कि ड्रोन के ऊपर पॉलिसीज बनाई गई कि आप ड्रोन किस प्रकार से उड़ाएं, किस कंडीशन पर उड़ा सकते हैं, बाकी वगैरह वगैरह, वो हिमाचल प्रदेश ने किया था। लेकिन एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अरुणाचल प्रदेश में मेडिसिन्स के लिए मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, जिसमें दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में जो मेडिसिन्स है उनको पहुंचाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अगर ये सक्सेस होता है तो अरुणाचल प्रदेश इसको परमानेंटली लॉन्च करने वाला है। और ये सही भी है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में मेडिसिन्स बहुत जल्दी नहीं पहुंचती, बहुत टाइम से पहुंचती हैं। 4-4 दिन नहीं पहुंच रही, 10-10 दिन नहीं पहुंच रही, मौसम खराब हुआ तो नहीं पहुंच रही। लेकिन अगर ड्रोन की मदद से मेडिसिन्स को दुर्गम इलाकों में पहुंचाया जाएगा तो उससे बेनिफिट मिलेगा। इससे अरुणाचल प्रदेश के जो लोग पहाड़ियों में रह रहे हैं उनकी मदद हो सकती है। तो इसलिए इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया। याद रखिएगा ये जो इनिशिएटिव है इसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी तारीफ की है। पेमा खांडू जी, आपको बता दूं, ये अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, कोलकाता में 23rd नंबर का इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो को ऑर्गेनाइज कराया गया। तो जो समुद्र से निकलने वाला हमारे द्वारा खाने वाला जो भी जीव जंतु हैं उनको प्रमोट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और कोशिश के साथ साथ मतलब एक मार्केट डेवलप किया जा रहा है। और इसका जो एक पूरा इंटरनेशनल शो है, एक इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो है, उसको कोलकाता में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। याद रखना है कब, तो ये ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है कब से, तो 15 फरवरी से अगले 7 साल तक। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें और ये 23rd एडिशन है। ऋषभ पंत भारत के विकेट कीपर बैट्समैन हैं
जो कि आप इनको देख सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के बाद ये रेगुलर भारत की जो क्रिकेट टीम है मेंस की, उससे जुड़े हुए हैं। तो ऋषभ पंत जो कि उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं, इनको स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उत्तराखंड ने। याद रखिएगा, स्टेट ब्रांड एम्बेसडर मतलब स्टेट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो स्टेट प्रमोट करना चाहता है अपने यहाँ पर, वो इनके माध्यम से प्रमोट किया जाएगा। तो याद रखिएगा, ऋषभ पंत जिनको अपॉइंट किया गया है एक स्टेट ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उत्तराखंड के द्वारा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, केरल से एक न्यूज़ आ रही है। क्या न्यूज़ है? न्यूज़ ये है कि मोबाइल ऐप इन्होंने लॉन्च की है। अब इसमें क्या हो गया? इसमें यह हो गया कि जो जीएसटी की चोरी करते हैं उनके लिए दिक्कत पैदा कर सकती है मोबाइल ऐप। तो एक ऐसी मोबाइल ऐप केरला के द्वारा लॉन्च की गई। अगर कोई भी पर्सन जीएसटी की चोरी वगैरह करते हैं तो उनको रोका जा सकता है। याद रखिएगा, जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए केरला के द्वारा एक ऐप को लॉन्च किया गया। ठीक, याद रखेंगे, लक्की बिल ऐप इसका नाम है। क्या? लक्की बिल ऐप। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, रेडियो जयघोष। रेडियो जयघोष एक प्रकार का शो है जिसमें योगी आदित्यनाथ डेब्यू कर रहे हैं। कहां पर? रेडियो में। याद रखिएगा, रेडियो में जो रेडियो जयघोष नाम का एक पूरा शो चलाया जाएगा जिसमें योगी आदित्यनाथ अपना डेब्यू कर रहे होंगे रेडियो में। याद रखिएगा, अब ये रेगुलर इंटरवल में आकर, जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं, उसी प्रकार से मे भी अगर सब कुछ सही चला तो ये आकर रेगुलर जो अपनी उत्तर प्रदेश की जनता है उनको संबोधित करेंगे। देखते हैं। लेकिन याद रखिएगा, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, पूछे जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं। तो नाम तो शायद इनका कभी ना पूछा जाए, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। लेकिन आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं, वो पूछी जा सकती हैं। वो गवर्नर उत्तर प्रदेश में है, ज़्यादा चर्चाओं में नहीं रहती। अब मिसलेनियस क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो मिसलेनियस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो किसी कैटेगरी में नहीं आते। जैसे कि पहला क्वेश्चन है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसका नाम चेंज किया गया। पहले आरपीएफ था, उसके बाद आईआरपीएफ रखा गया। तो आईआरपीएफ आपको बता दूं, इसकी फुल फॉर्म इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, जो कि अलग अलग कैंपेन्स को लॉन्च करता रहता है। साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए इन्होंने एक नया कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। क्या? ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। याद रखिएगा, जिसमें जो लोग स्टंटबाजी करते हैं, छत के ऊपर चढ़कर ट्रैवलिंग करते हैं। आप कहेंगे अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के तार लगे हुए हैं वहाँ पर भी, कैसे? वहाँ पर नहीं, लेकिन जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के तार नहीं है वहाँ पर जो छत पर चढ़ते हैं उन पर नकेल कसने के लिए, और जो विदाउट रिजर्वेशन के डिब्बों पर रिजर्वेशन के जो डिब्बों पे चढ़ जाते हैं, उधम मचाते हैं, उन पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को लॉन्च किया है आईआरपीएफ के द्वारा। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, लूट घसोट को भी रोकने के लिए ये काम किया जाएगा। वैसे तो अब रेलवेज़ में बहुत कम लूट घसोट होती है, लेकिन वो छुटपुटिया जो इवेंट्स होते हैं, जैसे आप फ़ोन चला रहे हैं, गेट पर खड़े हैं या खिड़की पर खड़े हैं, और उसके बाद आपका ध्यान फ़ोन पर ही है पूरी तरीके से, और पकड़ा और भाग लिए, वो वाली लूट घसोट को रोकने के लिए इस कैंपेन का सहारा लिया जाएगा आईआरपीएफ के द्वारा। इसीलिए वो लोग सचेत भी करते रहते हैं कि भाई खिड़की पर बैठे हो तो प्लीज़ फ़ोन ना चलाएं, अंदर रख लें, गेट पर खड़े हो तो प्लीज़ फ़ोन ना चलाएं, बैग को लटका कर ना चलें, नहीं तो घसीट के कोई ले जाएगा और आपको भी चोटिल कर देगा। तो इन सब को रोकने के लिए सरकार के द्वारा और आरपीएफ के द्वारा, आईआरपीएफ के द्वारा कैंपेन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। इस समय पर हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव। ये साथ साथ माइटी की मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं। माइटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, भारत के पास अभी थोड़े टाइम पहले तक 59 रामसर साइट्स थी। उसके बाद क्या हुआ? 5 नई रामसर साइट्स घोषित हुई, भारत के पास 54 हो गई। फिर अचानक से भारत को 10 और रामसर साइट मिली और भारत के पास 64 रामसर साइट्स हो गई। लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर से भारत को 11 रामसर साइट्स और मिल गई और भारत के पास
टोटल 75 रामसर साइट्स अब हो गई हैं और एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स रखने वाला ये एक कंट्री बन चुका है। दुनिया में बात करें तो दुनिया में यूके सबसे ज़्यादा रामसर साइट रख रहा है। मतलब चाइना को पीछे छोड़कर भारत नंबर 1 बन गया है एशिया में रामसर साइट्स की संख्याओं के मतलब काउंटिंग में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इस बार भी कोई बड़ी बात नहीं है, तमिलनाडु ही टॉप पर रहा। पहले भी जो 5 और 10 रामसर साइट घोषित हुई उसमें भी तमिलनाडु ही टॉप पर रहा था। तमिलनाडु के पास ही सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स होती थी। इस बार भी 4 रामसर साइट्स तो तमिलनाडु की हैं, 3 रामसर साइट्स उड़ीसा की हैं, 2 रामसर साइट्स जम्मू कश्मीर, 1 मध्य प्रदेश और 1 ही महाराष्ट्र की है। तो टोटल काउंटिंग 11 हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाकी सारी रामसर साइट्स मैंने यहाँ पर लगाई हुई हैं। आप एक बार ज़रूर इंपॉर्टेंट देखिएगा, आपसे पूछी जा सकती है, आपके स्टेट वाली तो ज़रूर पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की ज़रूर याद रख लीजिएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट बन चुका है जब से 370 यहाँ से हटा है, 370 आर्टिकल को रिमूव किया गया है तब से। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, एक महिला है, आप इनको पुरुष मत समझ लीजिएगा, ये महिला है, यूएसए में रहती हैं और इन्होंने एक नया रिकॉर्ड वेट लिफ्टिंग में बना दिया है। कितना? तो इनका नाम है तमारा वालकॉट। क्या नाम है? तमारा वालकॉट। तमारा वालकॉट ने 737.5 किलोग्राम वजन उठाकर इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। आप इनकी शक्ल देख सकते हैं, अगर आप एक बार निद्रा से उठे और इनकी शक्ल देख लें तो यकीन मानिए आपको हार्ट अटैक या फिर कुछ और भी आ सकता है। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सच में जब इनको मैंने पहले देखा था मुझे लगा कोई पुरुष है और ये वेट उठा रही हैं, लेकिन जब इनके बारे में पढ़ा तो मेरे को उठा रहे हैं, लेकिन मैंने जब इनके बारे में पढ़ा तब मुझे पता चला ये महिला है और इनका नाम है तमारा वालकोट और इन्होंने 737.5 किलोग्राम का वजन उठाया है। अपने में ही बहुत बड़ी बात है, नाम याद रखिएगा, तमारा वालकॉट। अगला क्वेश्चन, उम्मीद मार्केट प्लेस को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? मनोज सिन्हा के द्वारा, जिसको अवसर प्रोग्राम के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, उम्मीद मार्केट प्लेस, जिसमें मतलब आप बहुत पहले से देख रहे होंगे जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं अपने छोटे व्यापारी जो छोटा व्यापार करते हैं उनको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। उसी के एक सीक्वेंस में उम्मीद मार्केट प्लेस को लॉन्च किया गया अवसर स्कीम के अंतर्गत। इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको पता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी जगह प्रोवाइड करा रहा है जहां पर अपने सामान को आप प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोट होगी तो उसके बाद आप ऑर्डर करके मतलब ऑर्डर लेकर और उनके घर तक पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार का पूरा सिस्टम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉन्च कर चुका था। जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। याद रखेंगे, एक जगह प्रोवाइड कराई जाएगी एयरपोर्ट्स में, वहाँ पर आप अपने सामान को प्रमोट करें। उम्मीद मार्केट प्लेस इसका कैंपेन का नाम है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वेस्ट इंडीज के फॉर्मर कैप्टन रहे हैं किरण पोलार्ड की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मैचेस T20 में खेलने वाले प्लेयर बन चुके हैं। कितने टोटल मैचेस खेले हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 600 मैचेस इन्होंने टोटल अभी तक खेल लिए हैं। आप इनको देख सकते हैं, अभी हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा भी की है। इनके पीछे ड्रॉयन ब्रावो जो कि इन्हीं की टीम से बिलोंग करते हैं, शोएब मलिक जो कि अब शायद क्रिकेट खेलना बंद कर चुके हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, क्रिस गेल और वो भी इन्हीं की टीम से बिलोंग करते हैं, और उसके बाद रवि बोपारा। ये कुछ प्लेयर हैं जो इनके पीछे हैं लेकिन बहुत दूर हैं, तो उम्मीद है कि इनको पा ना पाएँ और ये बहुत लगातार रेगुलर मैचेस को अपने बढ़ाते रहें। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चंस जो आएंगे अब वो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अवार्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने यहाँ पर कवर किए हैं, जैसे कि दादा भाई नौरोजी का लंदन में घर है, उसको ब्लू फ्लैग ऑनर दे दिया गया है किसके द्वारा? यूके के द्वारा। आपको इससे ये भी याद हो जाना चाहिए कि यूके ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी का एक घर है और वहाँ पर उसको ब्लू फ्लैग ऑनर दिया गया है। याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है,
जो हमारा जब हम आज़ादी मना रहे थे 76वें नंबर का 76वां दिन मना रहे थे आज़ादी का, उस समय पर ही 107 गैलेंट्री अवार्ड्स अनाउंस किए गए आर्मी फोर्स और सीएपीएफ पर्सनल्स के लिए, आर्मी के और साथ साथ सीएपीएफ पर्सनल्स के लिए अवार्ड्स घोषित किए गए, जिसमें 107 गैलेंट्री अवार्ड्स थे, जो कि हमारी जो इस समय पर सेकंड नंबर की महिला प्रेसिडेंट बनी है और 15th नंबर की हमारी प्रेसिडेंट बनी है, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी। उनके द्वारा अप्रूवल भी दे दिया गया कि हाँ ठीक है, इन्हीं 107 लोगों को अवार्ड मिलने वाला है। तो याद रखेंगे 107 लोग जो कि अब हमारी प्रेसिडेंट साहब के द्वारा ये अवार्ड प्राप्त करेंगे, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड मिले हैं। मैं एक बार बता देता हूं आपको। तो 3 मेडल मिलेंगे कीर्ति चक्र के, 13 मेडल मिलेंगे सुरक्षा चक्र के, 2 बार 2 सेना मेडल और 81 सेना मेडल मिलेंगे, 1 नौसेना मेडल और 7 वायु सेना मेडल प्राप्त होंगे। टोटल 107 गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाएंगे द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जो कि 15वें नंबर की 15th नंबर की हमारे प्रेसिडेंट हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, जो कि भारत का एक फिल्म फेस्टिवल है जिसको मेलबर्न में ऑर्गेनाइज कराया गया, 13th नंबर का है। कौन से नंबर का? 13th नंबर का। इसमें अलग अलग अवार्ड्स दिए गए, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि बेस्ट फिल्म गई 83 को, कपिल देव जी के ऊपर ये फिल्म बनी है। बेस्ट डायरेक्टर का सुजीत सरकार और अपर्णा सेन जी को गई है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस का सैफाली शाह, बेस्ट सीरीज का अवार्ड मुंबई डायरीज को मिला है। बेस्ट एक्टर इन अ सीरीज की बात करें तो मोहित रैना को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो साक्षी तन्वर को मिला है। बेस्ट इंडिया फिल्म की बात करें तो जग्गी को मिला है। बेस्ट फिल्म फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंटल की बात करें तो जॉयलैंड, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कपिल देव, और डिसरप्टर इन सिनेमा अवार्ड वानी कपूर को मिला है, और इक्वालिटी इन सिनेमा अवार्ड जलसा को मिला है। लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड अभिषेक बच्चन को मिला है। ये सारे अवार्ड्स में से आप ऊपर के अवार्ड्स याद रख सकते हैं, वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है शशि थरूर, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर, जिनको फ्रांस के द्वारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। याद रखिएगा, इनका कंट्रीब्यूशन भारत की पॉलिटिक्स में साथ साथ जो इंडिया की जो अंग्रेजी की लैंग्वेज है उसमें बहुत भारी इनका कंट्रीब्यूशन है। ये ऑथर भी हैं और बहुत अलग अलग टाइप की बुकें लिखते हैं। तो इनके जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है उसकी वजह से फ्रांस ने इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अपना दिया है। याद रखेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस लीडर को अभी रिसेंटली में फ्रांस के द्वारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। तो हमेशा हमारी सुई नरेंद्र मोदी जी के पास जाके टिक जाती है, तो आप उनके पास मत रुकिएगा, क्योंकि कांग्रेस के एक लीडर हैं शशि थरूर जी, उनको ये अवार्ड दिया गया फ्रांस के द्वारा। तो याद रखिएगा, और आपको याद भी रखना चाहिए, आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे वहाँ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब यहाँ से बात करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है आईआईटी हैदराबाद का कंट्रीब्यूशन है, और साथ साथ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का भी कंट्रीब्यूशन, इंस्टीट्यूट का भी कंट्रीब्यूशन है, जिसमें भारत की पहली 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया को डेवलप किया गया। अब ये क्या है? कॉर्निया वो पार्ट होता है जब हम किसी को आंख डोनेट करते हैं अपनी, तो हम अपनी कॉर्निया ही कर रहे होते हैं। कॉर्निया आप अपना डोनेट करेंगे तो दूसरा बंदा या दूसरे लोग भी अपनी आंखों को सही करा सकते हैं। अगर आपके आंख के अंदर कॉर्निया के अलावा कोई और डैमेज होता है तो आप उसकी सर्जरी, मतलब उसको रिमूव करके सही नहीं करा सकते। तो कॉर्निया वो डोनेशन वाला पार्ट होता है जिसे आप डोनेट कर रहे होते हैं। मैंने शायद एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें जिनको क्रॉनिकल डिसीजेज होती हैं वो लोग इसे नहीं डोनेट कर सकते, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए कैंपेन वगैरह भी चलता रहता है, तो लोग प्रमोट होते हैं, लोग कोशिश करते हैं कि इस काम पर बढ़ चढ़कर भाग लें। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपने बहुत सारे पार्ट्स को डोनेट किया हुआ है आफ्टर डेथ।
तो अगला है यहाँ पर, मतलब ये इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, आईआईटी हैदराबाद के कंट्रीब्यूशन से और साथ साथ आईआईटी हैदराबाद के साथ एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट और सेंट्रल फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के और साथ साथ आईआईटी हैदराबाद के माध्यम से इंडिया की पहली 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया को डेवलप किया गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है स्पार्क। स्पार्क क्या है? तो ये एक स्पेस म्यूजियम है। क्या है? ये एक स्पेस म्यूजियम है जिसको हमारे इसरो के द्वारा डेवलप किया जाएगा, और एक वर्चुअल स्पेस म्यूजियम है जिसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की फुल फॉर्म होती है। 15 अगस्त 1969 को इसे डेवलप किया गया था। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। तो याद रखेंगे, इन्होंने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम को लॉन्च करने की घोषणा की है जिसका नाम स्पार्क रखा गया। क्या रखा गया? स्पार्क रखा गया। इस समय पर इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी हैं। क्या है? एस सोमनाथ जी। आगे बात करें, माइक्रोसॉफ्ट ने ये बीड़ा उठाया है कि जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं, सिविल सर्वेंट को ट्रेंड किया जाएगा, उनको कंप्यूटर स्किल प्रोवाइड कराई जाएगी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, और भारत सरकार के साथ मिलकर इन्होंने पार्टनरशिप की है कि अब हम आपके सिविल सर्वेंट्स को कंप्यूटर की स्किल प्रोवाइड कराएंगे। तो याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट गवर्नमेंट के साथ टाई अप कर रही है और जिसके माध्यम से जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कंप्यूटर स्किल्स दी जाएंगी। ठीक है, याद रखेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट को 1975 में फाउंड किया गया बिल गेट्स, पॉल एलन के द्वारा। हेडक्वार्टर इसका रेडमंड वॉशिंगटन में है। सत्य नडेला इनके चेयरमैन और सीईओ हैं, भारत से बिलोंग करते हैं, और ब्रैड स्मिथ वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट के पद पर काम कर रहे हैं। आगे बात करें तो अब ये आपको वीडियो कैसी लगी? आपकी वीडियो का समापन ऑलमोस्ट हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपसे उम्मीद करूंगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के माध्यम से भी आप बता सकते हैं और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमारा प्रोत्साहन बनेगा और हम आपके प्रोत्साहन को बढ़ाने में हर पल कोशिश करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।